यहाँ पे आपको इंडियन ज्योग्राफी का ये आपको पार्ट 16 होगा, सॉरी पार्ट 15 होगा। तो पार्ट 15 का इंडियन ज्योग्राफी का आपको पार्ट 15 होगा। पार्ट 15 के अंतर्गत जो आपको यहाँ पे हम आपको अध्याय था, आपको कृषि का जो आपको अध्याय है वो आपको देख रहे थे। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जलवायु को पढ़ते हैं और फिर से, तो ये पार्ट 15 होगा। कृषि चैप्टर जो है उसका जलवायु आप देखिए। देखिए जलवायु जिसको हम क्लाइमेट अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए आपको जलवायु यहाँ पे जो कृषि भू उपयोग और फसल प्रारूप को निर्धारित करने वाला सबसे प्रमुख कारकों में एक है जलवायु। तापमान सबसे देखिए, तापमान टेम्परेचर देखिए, फसलों के उत्पादन उनके प्रतिरूप तथा संयोजन तापमान तथा वर्षण दशाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। कृषि वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध किया गया कि सभी फसलों का एक विशिष्ट शून्य स्पेसिफिक जीरो तापमान होता है, जिनके नीचे इनका उत्पादन नहीं हो सकता है। साथ ही एक इष्टतम तापमान ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होता है। जब फसलें वर्धन की देखिए, जब फसलें वर्धन को उच्चतम दशा दशा दर्शाती है। फसल जीवन की प्रत्येक अवस्थाओं के लिए, जैसे अंकुरण के समय, पतन के समय तथा फूल खिलने के समय, फल लगाने के समय विशिष्ट शून्य तथा अनुकूलतम तापमान के अलग अलग स्तर बेहतर है। फसल वृद्धि के लिए फसल वृद्धि का आपको तापमान की अधिकतम तापमान वाली दशाओं में 60 डिग्री सेल्सियस होती है। जैसे अगर आर्द्रता की आपूर्ति अपर्याप्त हो तो 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर वाली फसलें ऊपर 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर फसलें सूख जाती है। इसकी तुलना में ठंडा तथा हिमांक तापमान पौधे के अंकुरण, वृद्धि तथा कटाई पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। चावल, गन्ना, जूट, कपास, मिर्च, टमाटर जैसे फसलें पाला की उपस्थिति में नष्ट हो जाती है। गेहूँ था जो के न्यूनतम आपको 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान आपको 5 डिग्री सेल्सियस, गेहूँ था जो कि न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस था। मक्का का आपको 10 डिग्री सेल्सियस और चावल का आपको 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान चाहिए। फिर आपको देखिए फसल प्रारूप पर तापमान के प्रभाव को यह स्पष्ट देखिए, फसल प्रारूप पर तापमान के प्रभाव को यह तथ्य स्पष्ट दर्शाता है कि कि खजूर के फलों के पकने की क्षेत्र की उत्तरी सीमा है -19 आपको सीमा है -90 डिग्री सी। देखिए आपको 90 डिग्री सी सेल्सियस माध्य वार्षिक तापमान यहाँ देखिए क्या कि तापमान अंगूर उत्पादन की सीमा निर्धारण में प्रमुख कारक है। अंगूर की खेती केवल उन राष्ट्रों में की जाती है जिनमें अप्रैल से अक्टूबर तक मध्य तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। जाड़े की देखिए यहाँ पर क्या जाड़े की गेहूँ तथा जौ जैसी फसलें 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छी उत्पादन देती है। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय फसलें जैसे कोको, कॉफ़ी, गर्म मसाले, रबर तथा तंबाकू के लिए सबसे ठंडे महीने में भी तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जबकि गेहूँ, चना दाल, मसूर, आलू, सरसों, तिलहन को वृद्धि तथा विकास के समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है तथा बोने एवं काटने के समय कुछ अधिक 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अब देखिए दूसरा आपको आर्द्रता है, जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं। फिर आपको देखिए आर्द्रता, जिसको मॉइस्चर, सभी फसलों को आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ये मिट्टी से पानी तथा आर्द्रता नमी ग्रहण करते हैं। देखिए नमी ग्रहण करते हैं। नमी देखिए आपको क्या, नमी वर्षा या सिंचाई के साधनों से प्राप्त की जा सकती है। ऊंचे तापांतर रेंज के बावजूद नमी फसल उत्पादन में अन्य जलवायु कारकों से अधिक महत्वपूर्ण है। फसल विकास के न्यूनतम तापमान की दशाओं की तरह ही अनुकूलतम नमी की दशाओं की आवश्यकता होती है। अत्यधिक मात्रा में पानी अधिक रासायनिक तथा जैविक क्रियाएं द्वारा मिट्टी को प्रभावित करता है और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी तथा यौगिकों के निर्माण में वृद्धि होती है। और देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए ऑक्सीजन की मात्रा में कमी तथा यौगिकों के निर्माण में वृद्धि होती है, जो पौधे की जड़ों के लिए विषाक्त होते हैं। मिट्टी में पानी की अत्यधिक मात्रा पौधे के विकास को अवरुद्ध कर देती है। मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी को नालियाँ बनाकर जल अफवाह में सुधार करके दूर किया जा सकता है। अब के सूखा ड्राउट जिसको बोलते हैं। फिर आपको देखिए सूखा ड्राउट, देखिए क्या देखिए यहाँ पर आपको सूखे का फसल था उनके उत्पादन बहुत विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। मृदा में उपलब्ध जल की मात्रा से वाष्पीकरण तथा प्रत्यक्ष वाष्प उत्सर्जन की मात्रा अधिक हो जाती है। तो इस दशा को मृदा सूखा सॉइल ड्राउट कहा जाता है। सूखा फसलों को नुकसान पहुँचाता है क्योंकि मृदा से नमी की लगातार पूर्ति नहीं हो पाती है। भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्र आपको राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश,
प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम पंजाब तथा हरियाणा राज्य में पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में आपको औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। और यहाँ कृषि मानसून पर एक सट्टा है। इंडियन एग्रीकल्चर इज ए गैम्बल ऑन मानसून। देखिए सूखे घटना था, इसकी तीव्रता वार्षिक मौसमी दैनिक वर्षा के वितरण द्वारा निर्धारित की जा सकती है। विभिन्न पौधों की विभिन्न मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। भारत के देखिए यहाँ पर क्या कि भारत के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में शुष्क कृषि की जाती है। जबकि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि के तहत धान की 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। हिम या स्नो देखिए क्या हिम को उपस्थिति भूमि के तापमान को कम कर देती है। देखिए जिससे फसलों में अंकुरण तथा वृद्धि रुक जाती है। देखिए हिम की उपस्थिति भूमि के तापमान को कम कर देती है, जिससे फसलों में अंकुरण तथा वृद्धि रुक जाती है। हिम से प्रभावित क्षेत्र आपको देखिए फर्माफ्रोस्ट के कारण खेत को बुआई के तैयार नहीं किया जा सकता। देखिए ग्रीष्म ऋतु में हिम के पिघलने से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे फसलों पशुधन तथा भू संपत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। फिर देखिए पवन विंड से देखिए क्या होता है। हवाओं का फसलों पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। विंड्स पवन देखिए हवाओं का फसलों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। देखिए हवा के प्रत्यक्ष प्रभाव के कारण पौधे की बनावट अनाजों का निकल जाना चारा तथा व्यावसायिक फसलों का विनाश तथा बीज के ऊपरी भाग अलग हो जाते हैं। देखिए फल तथा गिरीदार फलों नट के तीव्र हवा से छिलके अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या छोटे पौधे कभी पूरी तरह से हवा के साथ उड़ते धूल और बालू से ढक जाते हैं। हवा का अप्रत्यक्ष प्रभाव हवा में उष्मा तथा नमी के परिवहन से संबंधित। वास्तव में पवन के प्रभाव से वाष्प उत्सर्जन तथा वाष्पीकरण में आपको वृद्धि होती है। मृदा स्वास्थ्य की बात यहाँ क्या है कि मृदा कृषि कार्य के निर्धारण में मृदा समर्थन सबसे प्रमुख भौतिक कारक है। यह फसल प्रारूप उसके संगठन उत्पादन को निर्धारित करता है। मिट्टी की उर्वरता, उसका गठन, संरचना, हुमस की मात्रा, फसलता उनकी उत्पादकता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी गेहूं, जौ, चना, तिलहन, दलहन तथा गन्ना उत्पादन के अच्छी होती है। जबकि चिकनी दोमट मिट्टी क्ले चावल की फसलों के सर्वोत्तम है। रेगड़ देखिए यहाँ पे क्या रेगड़ मिट्टी कपास के लिए जानी जाती है। और बलुई मिट्टी आपको बाजरा, ज्वार और दलहन आदि के मूंग, उड़द तथा लोबिया के लिए भी नमकीन तथा क्षारीय मृदा कृषि कार्य को उपयुक्त नहीं होती है, परंतु रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों के द्वारा इन्हें पुनः उत्पादक बनाया जा सकता है। और संस्थागत कारक देखिए इंस्टीट्यूशनल फैक्टर देखिए यहाँ पर संस्थागत कारकों में भूधारण भूकास्कता स्वामित्व को सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत भूमि का आकार, भू प्रारूप, कृषि के प्रकार, फसल भूमि उपयोग, फसल संगठन तथा फसलों की उत्पादकता को सम्मिलित किया जाता है। संक्षिप्त कारकों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया। पहले आपको भूधारण तथा भूकास्कर देखिए लैंड टेन्यूर, भूधारण तथा भूकास्कर देखिए लैंड टेन्यूर एंड टेनेसी देखिए। कृषि भूमि का स्वामित्व भूधारण तथा भूकास्कर के नियमों द्वारा निर्धारित होती है। आदिम समाज में जैसा कि स्थानांतरित कृषि झूम कृषि में कृषि भूमि पर समुदाय का अधिकार होता है। बाद में भारत में भूस्वामित्व का अधिकार राजा और सरकार में निहित थे। सरकार में आपको निहित थे। ब्रिटिश काल के दौरान राजस्व संग्रह तथा कृषि भूमि को व्यवस्थित करने के भू काश्तकारी की नई पद्धति जमींदारी, माहलवाड़ी और रैयतवाड़ी लागू की गई थी। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया तथा कृषकों के कृषि भूमि पर अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। जमींदारी प्रथा के समाप्ति के पश्चात केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई भूमि सुधार नियमों को लागू किया गया, परंतु अभी भी भूमिहीन मजदूरों तथा वास्तविक किसानों को भूमि पर वास्तविक अधिकार प्रदान करने की पर्याप्त संभावना है। अभी भी अधिकतर अनुपस्थित भूस्वामी है, जिनमें से अधिकतर के पास हदबंदी नियमों से अधिक भूमि है। केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य है जहाँ पूरी तरह चकबंदी कानून लागू हो पाया है। देखिए भूजुत जिसे लैंड होल्डिंग देखिए भारत में भूजुत का आकार बहुत छोटा है। जनसंख्या पिछले कुछ दशकों में तीव्र वृद्धि उत्तराधिकार कानून के कारण कृषि भूमि मृत के किसानों के बेटे में बराबर बढ़ती रही है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता 0.10 हेक्टेयर 0.10 हेक्टेयर है, जो विश्व के औसत लगभग 4.50 हेक्टेयर से बहुत ही
से बहुत ही कम है। 75% से अधिक भूजोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। देखिए ऐसे छोटे भूजोत आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है। वास्तव में छोटे भू आकार सिंचाई के मूल्य, विकसित बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक तथा कृषि कार्य में प्रयुक्त मशीनों के बावजूद अच्छे उत्पादन नहीं दे सकते हैं। देखिए राज्य स्तर पर भूजोतों का औसत आकार तथा उनका भारत में प्रतिशत हिस्सा नीचे तालिका का 9.6 में आपको चित्र 9 तालिका 9.6 और चित्र 9.6 दिखाया गया है। देखिए भारत में चुनिंदा राज्यों के जुट का औसत प्रकार यहाँ दिया गया है। उसमें देखिए सिर्फ बिहार का देखिए, बिहार में आपको जो औसत जुट आकार था वो आपको था कितना, 2015-16 का डाटा है। का 0.70 आपको है, तो इसमें डाटा उसका उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब बताया का 9.6 यहाँ पे स्पष्ट है, भारत में औसत भूजोत का आकार लगभग 1.08 हेक्टेयर, जो आधुनिक तकनीक तथा मशीनी कृषि के प्रयोग की दृष्टि से बहुत ही छोटा है। और नागालैंड में भूमि जोत का आकार सबसे बड़ा 5 हेक्टेयर, इसके बाद राजस्थान में 4 हेक्टेयर, पंजाब में 3.45 हेक्टेयर और गुजरात में 2.85 हेक्टेयर है। सबसे छोटा भूजोत केरल में आपको लगभग 0.3 हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश 0.72 हेक्टेयर है। शेष राज्यों में आपको 0.8 से 2.50 हेक्टेयर के बीच है। सामान्य रूप से अधिकतर राज्यों में भूजोतों का आकार वार्षिक रूप से लाभदायक नहीं है। अब आगे देखिए आपका लघु और सीमांत, यहाँ देखिए जो कहा लघु और सीमांत जोतों की संख्या, लघु और सीमांत जोतों की सांख्या दर्शाता है कि थोड़ी वृद्धि हुई है। प्रचालन की भूमि, प्रचालन भूमि जोतों के भूस्वामियों में महिलाओं का प्रतिशत 2010 से 11 से 2015-16 में 12.79% से 13.87% बढ़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि कृषि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सीमांत लघु और मध्यम भू क्षेत्र भूजोत सीमांत लघु और मध्यम भूजोत क्षेत्र की मुख्य भागीदारी 86.21% होता है, 21% जोत है, जबकि विशाल भूजोत का प्रतिशत कुल प्रचालन का क्षेत्र का 9% है। यह नागालैंड और को सर्वोच्च 5 हेक्टेयर और केरल में 0.18 हेक्टेयर। हालांकि औसत कृषि भूमि का आकार 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर। फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या आपको कहा गया, दिनांक चित्र 9.6 में भूजोतों का आकार यहाँ दिया गया 2014-15 का। अब क्या हम भूमि सुधार, जिसको हम लैंड रिफॉर्म बोलते हैं। देखिए भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य, देखिए यहाँ पर भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य आपको सामाजिक न्याय को लक्ष्य मानकर बिचौलियों को समाप्त कर काश्तकार और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना, कृषकों को सुरक्षा प्रदान करना तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। देखिए भू सुधार के कार्यक्रम निम्नलिखित अपराध की क्या बिचौलियों, इंटरमीडियरीज की समाप्ति। दूसरा देखिए आपको भूधारण सुधार, जैसे लगान का नियमन, भूधारण की सुरक्षा और काश्तकारों को भू स्वामित्व प्रदान करना। फिर कि भूजोतों की सीमा निर्धारण कर अधिशेष कृषि भूमि को भूमिहीन मजदूरों पर छोटे कृषकों में वितरण करना। फिर आपको आगे हम देखिए भूजोतों की चकबंदी, में क्या कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स देखिए था उनके उप विभाजन का विखंडन को रोकना। तो पांचवा को क्या था कि सहकारी कृषि प्रोत्साहन, और छठा आपको क्या कृषि भूमि के दस्तावेज रिकॉर्ड्स के रखरखाव सुधार। आप देखिए अपराध आपको बिचौलियों की समाप्ति देखिए, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। अब ब्रिटिश शासन में आपको 3 प्रकार के भूधृति लैंड टेन्यूर पनाया पच्चीस प्रकार की जमींदारी, दूसरा महालवाड़ी, तीसरा जमींदारी महालवाड़ी और यतवाड़ी। देखिए जमींदारी प्रथा क्या, देखिए जमींदारी सिस्टम, देखिए जमींदारी प्रथा जो 1797 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई थी, के अंतर्गत भूमि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के सामूहिक स्वामित्व में रखी जाती थी, जो भू राजस्व के उत्तरदायी होते थे। जमींदारी प्रथा में राजस्व संग्रहकर्ता को भूमि मालिकों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। जमींदारी प्रथा को राजस्व संग्रहकर्ता को भूमि मालिकों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। जमींदारी व्यवस्था दो प्रकार के थे। पहले के भू राजस्व को अस्थायी प्रमाणित रूप से निर्धारित करना था, अस्थायी टेम्पोररी, जिसमें आपको 20-22 वर्षों के राजस्व का निर्धारण करना और समय समय पर पुनर्निर्धारण करने की व्यवस्था। इस प्रकार राज था वास्तविक किसानों के बीच बिचौलियों का उदय हुआ। देखिए जिनकी भूमि में रुचि केवल बलपूर्वक या भू राजस्व बढ़ाकर संग्रह करने में थी, इस प्रकार जमींदारी प्रथा उत्पन्न तथा निर्दयता का प्रतीक बन गई और कृषि का निम्न उत्पादकता वाली गहन कृषि बन गई। फिर देखिए महालवाड़ी प्रथा क्या थी कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत गांव की कृषि भूमि को ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत रखा जाता था, जिसके साथ सामूहिक रूप से भू राजस्व के जिम्मेदार थे। यह प्रथा सर्वप्रथम आगरा और अवध में तथा बाद में अविभाजित पंजाब में लागू की गई। भू राजस्व का संग्रह गाँव के लंबरदारों और अथवा तालुकदारों द्वारा किया जाता था, जो कमीशन के रूप में 5% प्राप्त करते थे। तीसरा आपको रियतवाड़ी देखिए, रियत सिस्टम देखिए, रियत
रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत आपको व्यक्तिगत भूस्वामी सरकार को राजस्व देने के लिए जिम्मेदार था। देखिए यह प्रथा को सर्वप्रथम मद्रास में 1820 ईस्वी में था, बाद में बम्बई और बराड़ और मध्य भारत में लागू की गई। देखिए रियत जब तक सरकार को नियमित रूप से लगान प्रदान करता था, उतने समय तक भूमि पर उसका स्वामित्व बना रहता था, जिसमें कृषि भूमि को वह किराए पर बटाई पर भी दे सकता था। जमींदारों के द्वारा शोषण तथा निर्दयता को रोकने भूमि पर कृषि कार्य करने वाले स्वामित्व प्रदान करने के उद्देश्य से स्वतंत्रता के बाद बिचौलियों का अंत किया गया। देश के विभिन्न राज्यों में जमींदारी उत्पीड़न कानून 1927-1955 के बीच लागू किए गए थे। इन कानूनों द्वारा दूर अक्सर से अधिक जमींदारों का उन्मूलन किया गया। जमींदार उन्मूलन कानून में कई कमियों के कारण आपको भूमि का हस्तांतरण वास्तविक भूमिहीन एवं श्रमिकों को नहीं हो पाए। देश के कुछ हिस्सों में बिचौलियों का कानून, देश के कुछ हिस्सों में आपको बिचौलियों का उन्मूलन अभी भी नहीं हो पाया है। देखिए जैसे भागलपुर में जल अधिकार बिहार, फिर मेघालय में आपको जोतदारी, गोवा में को सामुदायिकता कम्युनिटी, ओडिशा में न्यास भूमि, धार्मिक संस्थाओं के अंतर्गत जमींदारी एवं महाराष्ट्र में आपको देवस्थान एनम। अब क्या कास्ट के स्वराज जिसको बोलते हैं टेनेसी रिफॉर्म। देखिए ब्रिटिश काल में भारत में कृषि भूधारण की सामान्य व्यवस्थाएं जमींदारी। देखिए यहाँ पर क्या कि जमींदारी मारवाड़ी और रैयतवाड़ी थी। छोटे और सीमांत किसान के साथ आपको भूमिहीन मजदूर जमींदारों के खेत में कृषि कार्य में संलग्न थे। मोटे तौर पर 3 प्रकार के पट्टेदार थे। पहला आपको क्या दखलदाई पट्टेदार, अस्थायी वंशानुगत आधार वाले। दूसरा इच्छाधीन पट्टेदार या अस्थायी पट्टेदार। तथा आपको क्या देखिए आपको क्या कहता है, फिर आपको इच्छाधारी पट्टेदार या आपको अस्थायी पट्टेदार। तीसरा आपको क्या उप पट्टेदार यानी कि उप पट्टेदार या किसानों सिकमी किसान। उप पट्टेदार या सिकमी किसान। अस्थायी पट्टेदार तथा उप पट्टेदार की स्थिति अस्थायी थी। देखिए अस्थायी पट्टेदार तथा उप पट्टेदार की स्थिति अस्थायी थी और उनका शोषण होता था। इनके ऊपर से लगान वृद्धि और बेदखली खतरे के साथ ही बेगारी फ्री सर्विस के रूप में इनका शोषण किया जाता था। भारत में लगभग 20% कृषि भूमि बटाई के कृषि के कार्य अंतर्गत है। जहाँ लगान स्वरूप उत्पादन 50% लिया जाता है। कुछ अवसरों पर किसानों को अपने उत्पादन को 2/3 तक लगाने के रूप है। इसमें जहाँ लगान स्वरूप कुछ उत्पादन का कुल उत्पादन का 50% लिया जाता है। कुछ अवसरों पर किसानों को अपने उत्पादन के 2/3 तक लगान के रूप में देना पड़ता है। कास्ट के सुधार के अंतर्गत लगभग 11.5 मिलियन किसानों की भूमि पर मालिकाना अधिकार दिया गया। कास्ट के सुधार निम्नलिखित बिंदुओं को समित करते हैं। क्या लगान का विनियमन करना रेगुलेशन ऑफ रेंट है। दूसरा देखिए भूधारक की सुरक्षा तथा तीसरा देखिए पट्टेदार को भूस्वामित्व प्रदान करना। फिर इन तीनों के संघर्ष की प्राप्ति। अभी आप आगे देखिए फिर आपको इन तीनों उद्देश्यों की प्राप्ति राज्यों ने निम्न प्रावधान के पास व्यक्तिगत कृषि को मालिकाना अधिकार दिए गए। बल्कि व्यक्तिगत कृषि मालिकाना अधिकार दिए बिना पट्टेदार और टेनेंट्स को भूधारकों से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई। दूसरा जगह मालिकों को सीमित क्षेत्रों के द्वारा अधिकार दिया गया। किसी भी स्थिति में एक समाज जोत से अधिक है यह क्षेत्र। देखिए यह इस शर्त पर आधारित है कि इस शर्त पर कि पट्टेदार टेनेंट्स के लिए न्यूनतम भूमि छोड़ी गई है। इसी देखिए एक सीमा अंतर्गत भूमि मालिक भूमि पर दोबारा स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, परंतु किसी भी हालत में पट्टेदार को न्यूनतम कृषि भूमि से वंचित नहीं किया जा सकता। फिर आपको आगे देखिए क्या लगान नियंत्रण। देखिए आपको लगान नियंत्रण जो आपको यहाँ पर है
जिसको रेंट कंट्रोल बोलते हैं। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय आपको प्रतिशत लगान था कुल तथा लगान दर कुल उपज का 50% था। देखिए आपको वह दर आपको समान नियम तो वह दर आपको क्या देखें आप इसमें आपको जो कहा गया कि वह दर आपको समान किसानों के लिए बहुत ही अधिक थी। अतः कानून के द्वारा लगान की दर को कम से कम करके आंध्र प्रदेश में 20 से 30% और तमिलनाडु में 33-40% के बीच लाभ लाया गया। देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना के उपज के रूप में लगान को समाप्त कर नकद लगान कानून लागू किया गया। अब भू जोतों की हदबंदी देखिए यहाँ पर भू जोतों की हदबंदी आगे यहाँ पर है। यहाँ भू जोतों की हदबंदी आपको देखिए क्या कि देखिए आपको भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशिष्ट सीमा के बाद जमींदारों से उनकी भूमि को राज्य द्वारा हस्तगत करने तथा इसे छोटे संपत्ति धारकों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए या भूमिहीन मजदूरों को उनकी आवश्यकता अनुसार प्रदान करने की व्यवस्था थी। देखिए भू जोतों की सीलिंग भूमि के पुनर्वितरण तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति की प्रभावशाली माप है। चकबंदी कानून 1950 और 1960 में प्रारंभ हुआ। जम्मू कश्मीर चकबंदी कानून लागू करने में प्रथम राज्य था। 1927 से 1961 पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में पारित किया गया। हालांकि आलोचना के बाद 1972 चकबंदी की सीमा की मार्गदर्शक रूपरेखा तैयार हुई। देखिए भूमि सीलिंग की सीमा राज्यों में भिन्नता दर्शाती है जो तारीख 9 दी गई है। देखिए भू जोतों की चकबंदी लागू की गई। भूमिहीनों की भू आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरा देखिए आपको क्या कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव विकास के भू स्वामित्व की असमानताओं को कम करना शामिल है। अब तीसरा अपनी खेती अन्य पुरुष को देने और किराएदारी की खेती स्रोत है। तालिका नंबर 7 स्पष्ट किया था जम्मू कश्मीर में सिंचित कृषि भूमि की सीलिंग लिमिट क्रमशः केवल 3.6 से 4.86 हेक्टेयर है, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यह 7.3 हेक्टेयर है। असंचित कृषि भूमि की सीमा राजस्थान में 24 हेक्टेयर के ऊपर, तमिलनाडु में 20 हेक्टेयर से अधिक के ऊपर, जम्मू कश्मीर में 22 हेक्टेयर के ऊपर तथा पंजाब में तथा हरियाणा में क्रमशः 21 से 71 हेक्टेयर तक है। अब देखिए भूमि की वास्तविक चकबंदी सीमा क्रमशः 2 फसल और एकड़ फसल कर्नाटक। भूमि की वास्तविक चकबंदी सीमा क्रमशः 2 फसल और एकड़ फसल कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र थोड़ा सा ऊपर है। क्योंकि भूमि वर्गीकरण जहाँ हिमाचल प्रदेश में शुष्क भूमि और राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्र और मरुस्थलीय के कारण उच्च है। अब की चकबंदी जो हम बोलते हैं, चकबंदी यहाँ देखिए क्या कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग बोलते हैं। भूमि सुधार का चकबंदी एक महत्वपूर्ण कदम था। यह सभी वर्गों के किसानों के सामूहिक उद्देश्यों के साथ कृषि क्षमता तथा उत्पादन में वृद्धि को सम्मिलित करता है। देखिए चकबंदी का उद्देश्य आपको गांव के विभिन्न भागों में किसानों के बिखरे खेतों इकट्ठा कर एक बड़े भूमि खंड का रूप देना है। इसके अंतर्गत पहले गांव की समस्त भूमि को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है और छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। देखिए जिसे चक कहा जाता है। इन चकों को पुनः व्यवस्थित किसानों को उनकी कृषि भूमि खेतों के मूल्य के अनुसार बांट दिया जाता है। यह जोतों के बिखराव की समस्या को हल करने वाली लाभदायक योजना है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह योजना देश के सभी राज्यों में पूर्ण रूप से लागू नहीं की जा सकी है। कुछ राज्यों में चकबंदी को लागू करने में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चकबंदी के कारण से जुड़ी प्रमुख समस्या निम्न है। प्रारंभिक किसान अपनी पैतृक भूमि से मूलवश जुड़े रहते हैं, इसलिए चकबंदी की इस योजना का लाभ लेने की इच्छा नहीं रखते। दूसरा देखिए क्या उन किसानों को जिनकी भूमि अधिक उपजाऊ है, यह डर रहता है कि चकबंदी के बाद उन्हें खराब भूमि प्राप्त होगी।
तीसरा देखिए चकबंदी एक दुर्वहनीय प्रक्रिया है। सरकारी कार्य जो इस योजना को लागू करते हैं प्राय धीमे और भ्रष्ट होते हैं। चौथा देखिए सामान्यतः चकबंदी में किसानों की इच्छा का समाधान तथा सहयोग नहीं प्राप्त किया जाता है। पाँचवां देखिए इसके विरुद्ध भारी संख्या में मुकदमे दायर किए गए, जिनमें से कई लंबे समय से विभिन्न न्यायालयों में लंबित है या ग्रामीण क्षेत्रों के सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करता है। छठा देखिए उत्तराधिकार कानून के कारण चकबंदी के पक्षपात भी खेत का आकार छोटे में विखंडित हो रहे हैं। साधारण के क्या प्रत्येक चकबंदी में गाँव के लगभग 5 से 10% भूमि समाज के गरीब वर्गों के लिए गृह निर्माण, सड़क तथा ग्रामीण उपयोगी संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार यह क्रिया 3 या 4 बार दोहराई जाए तो कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित हो जाएगी। आठवां देखिए क्या चकबंदी पर आय खर्च की वसूली करने से किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। नंबर कई यह देखा गया कि छोटे किसानों को सामान्यतः अनुपयोगी भूमि प्राप्त होती है और धन की कमी का ना तो वे कर्मचारी को खुश कर पाते और ना ही न्यायालय से न्याय प्राप्त कर पाते हैं। इन समस्याओं को देखते हुए चकबंदी की योजना में उत्पन्न रुकावटों को समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा राजस्व रिकॉर्ड को रखने वाले तंत्र का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। साथ ही पंचवर्षीय योजना में कई बातों पर बल दिया गया। देखिए फिर अधिक असंरक्षित भूमि का संरक्षण करना। दूसरा, भूमि रिकॉर्ड में बकायदा तथा फसल हिस्सेदार का नाम लिखना तथा तीसरा आपको देखिए निचले स्तर पर राजस्व तंत्र को मजबूती प्रदान करना। राजस्व कर्मियों को उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। और आपको आठवीं पंचवर्षीय योजना से कंप्यूटर तथा नवीन तकनीकों के प्रयोग से राजस्व रिकॉर्ड को व्यवस्थित किया जाने लगा। देखिए किसानों को उसकी भूमि रिकॉर्ड बुक का प्रबंध करना। छठा देखिए क्या कंप्यूटरीकृत भूमि रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर सरकार तो वर्ष 1988 में भू रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत करने का प्रारंभ किया गया। वर्तमान में यह कार्यक्रम देश के 640 में से 582 जनपदों में चलाया जा रहा है। देखिए जिन जिलों में आपको व्यवस्थित भू आंकड़े नहीं है उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के लिए कई विधान बनाए गए, लेकिन वह सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जटिलता, भूमि सुधार कानून में कमी लागू करने में शिथिलता और राजनीतिक वैधानिक हस्तक्षेप के कारण भूमि सुधार को इच्छित सफलता प्राप्त करने में असमर्थ नहीं हो सका। अब देखिए भूमि सुधार देखिए यहाँ पर क्या कि भूमि सुधार विभाग ने दो केंद्रीय प्रति भू योजनाओं को लागू किया है। पहला देखिए भू रिकॉर्डों का कंप्यूटर भूमि दस्तावेज, और दूसरा देखिए क्या राजस्व प्रशासन को मजबूत करना और भूमि दस्तावेजों को अति आधुनिक बनाना। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए आपको 2008 में 2 योजनाओं को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में मिला दिया गया है। यह भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करेगा और मूल पाठ और स्थानिक रिकॉर्ड को एकीकृत करेगा। यह राजस्व और पंजीकरण को आपस में जोड़ेगा। तो फिलहाल तो यहीं तक रखिए इस चीज़ को, फिर उसके बाद हम आधारभूत संरचना तक कृषि आगत हम अगले वीडियो में देखेंगे।